नमस्कार दोस्तों, एचपी पटवारी एग्जाम के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। आज का ही हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने कर देना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला एक लोकल ट्रेन है, अगर वो स्टेशन पे नहीं रुक रही है तो उसकी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर बैठती है, और अगर वो स्टेशन पे रुक रुक के चल रही है तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर बैठती है। तो आपको बताना है कि 630 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन टोटल कितने टाइम के लिए रुकेगी। तो देखो, इसमें हम टाइम निकाल रहे हैं। कौन सा टाइम निकाल रहे हैं? जब ट्रेन जो है बिना रुके चल रही है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेन को टोटल कितना कवर करना है? 630 किलोमीटर का। और ट्रेन अगर रुक नहीं रही है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी बैठ रही है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 आवर। तो इसका मतलब 630 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को, और अगर वो स्टेशन पे नहीं रुक रही है तो ट्रेन 9 घंटे में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। अब दूसरे केस में इसको T1 ले लिया मैंने। अब दूसरा केस है T2। जब ट्रेन जो है वो स्टेशन पे रुक रुक के जा रही है तो ट्रेन को डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, 630 किलोमीटर का। और ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या बैठ रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टाइम कितना लग जाएगा ट्रेन को? ये काटोगे तो ये 21 आएगा। तो इसका मतलब अगर ट्रेन स्टेशन पे रुक रुक के चल रही है तो उसको 21 आवर्स लग रहे हैं, और अगर वो नहीं रुक रही है तो उसको 9 आवर्स लग रहे हैं। तो 630 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन जो है टोटल कितने टाइम के लिए रुकी? 21 घंटे में से 9 घंटे आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा 12 घंटे। तो 12 घंटे ट्रेन रुक रही है। ठीक है, यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, बोट एंड स्टीम का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम धारा की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो कि नाव से 75.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके एक प्लेस पे जा रहा है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। आपको बताना है जाने और आने में उसने टोटल कितना टाइम लिया। ठीक है, तो बोट की स्पीड हम स्टिल वाटर में क्या लेते हैं? x लेते हैं, और ये x किसके इक्वल दे के रखा है आपको? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानते हैं हम? y मानते हैं, और ये y आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम केस फर्स्ट लेते हैं जब बोट जो है वो धारा के साथ चल रही है। तो जब बोट धारा के साथ चल रही है तो स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल? एक तो नाव की अपनी स्पीड होगी स्टिल वाटर में x, और प्लस धारा की स्पीड y। तो स्पीड बन जाएगी x प्लस वाई जब बोट जो है वो स्टीम के साथ चल रही है। और x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 14 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम जाने का टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? 75.6 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 14 आ जाएगा। इसको काटोगे कितना आ जाएगा? ये 14 5 द 70, 5 बचेंगे 56 बन जाएंगे, 14 4 द 56। तो 5.4 आवर्स ये टाइम लगेगा उसको जाने में। सेकंड केस लेते हैं हम, जब बोट जो धारा के विपरीत चल रही है तो स्पीड कितनी बन जाएगी? बोट की अपनी स्पीड स्टिल वाटर में x, और धारा की स्पीड इसमें माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई जो है वो स्पीड बन जाएगी। और ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम आने का टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम ही है आने और जाने में, 75.6 किलोमीटर, और यहाँ स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो काटोगे कितना आ जाएगा? ये 4 1 द 4, 3 बचेंगे 35 बनेगा, 4 8 द 32, 3 बचा 36 बना, 4 9 द 36। तो आने में उसको 18.9 आवर्स लग जाएंगे। तो जाने में उसको 5.4 आवर्स लगे हैं। तो टोटल टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 18.9 प्लस 5.4। तो प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 24.3 आवर्स। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक लेवल ग्राउंड पे पॉइंट पी है। तो ग्राउंड बना लेते हैं हम। ये पी क्यू आ गया आपका ग्राउंड। तो पॉइंट पी की उसने बात की है, पॉइंट पी है इस लेवल ग्राउंड पर, और इस ग्राउंड पे एक टावर बना हुआ है। तो क्यू आर जो है वो हमने टावर मान लिया। अब क्योंकि टावर ग्राउंड के साथ
90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, सीधा खड़ा होगा ये, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। अब पॉइंट P जो है वो टावर के टॉप, टावर का टॉप क्या है, R है, पॉइंट P टावर के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दे के रखा है। साथ में आपको टावर की हाइट, ये QR टावर है और उसकी हाइट आपको 50 मीटर दे के रखी है। आपको निकालना क्या है, पॉइंट P से ये टावर का जो फुट है Q, इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में PQ जो है वो बेस है, QR परपेंडिकुलर और PR क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के इक्वल होता है, tan ऑफ थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये रिलेशन लिख लेते हैं हम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके इक्वल होता है ये tan ऑफ थीटा। अब थीटा क्योंकि कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है, QR लाइन है और QR लाइन है कितनी है 50 मीटर, तो परपेंडिकुलर 50 आ जाएगा। बेस कौन सी लाइन है, PQ, ये आपको निकालनी है, तो इसको एज इट इज लिख दो। और tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपको पता होने चाहिए 90 डिग्री तक, ठीक है। अब PQ आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3 मीटर, तो ये आ जाएगा पॉइंट P से पॉइंट Q का डिस्टेंस। ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2019 में अमित की जो इनकम है वो 22,000 रुपये है और हर साल उसको 20% का इंक्रीमेंट लगता है, तो आपको बताना है कि 2021 में अमित की इनकम क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से कैसे करेंगे, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, उसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ना, ये क्या है इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम की रेशो 5 आ गई, और न्यूमिनेटर में 1 जो है वो इनकम में इंक्रीज बता रहा है, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी 5 + 1 6, तो ये रेशो बन जाएगी इनिशियल इनकम की 5 आ जाएगी, न्यू इनकम की 6 आ जाएगी, पर ये आएगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 2 साल की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 5 का स्क्वायर करना पड़ता है 25, और यहाँ 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा 36, तो 2 साल में जो हमारे पास इनिशियल इनकम की रेशो बनेगी वो 25 बनेगी और न्यू इनकम की रेशो कितनी बनेगी 36। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनिशियल इनकम की रेशो कितनी बन रही है आपकी 25, और ये 25 ही किसके इक्वल है 22,000 के इक्वल, तो 25 रेशो की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई ₹22,000, ठीक है। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 22,000/25, काटोगे कितना आ जाएगा, ये 25 को 8 से करोगे तो 200 आएगा, तो 20 बचेगा, फिर से 200 बन जाएगा, 25 8 200 और 0 आ जाएगा, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 880 रुपये। आपको निकालनी क्या है 2 साल के बाद अमित की इनकम, तो 2 साल के बाद अमित की इनकम की रेशो कितनी है 36 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई 880 रुपये। 36 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 880 × 36, ठीक है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा 31,680 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही बन जाएगा, ठीक हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दे रखी है 10:9, तो आपको उनकी एरिया की रेशो निकालनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मान लो हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल हमने ले ली ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल हमने मान ली ट्राइंगल PQR। अब आपको दे के रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, तो ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये आपको पता है। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपको दे के रखी है, AB साइड जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग PQ साइड होगी, तो AB/PQ ये साइड्स की रेशो दे के रखी है आपको कितनी 10:9, यानी 10/9। आपको निकालना क्या है, रेशो निकालनी है इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आपको निकालना है। तो देखो आपने फॉर्मूला याद रखना है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर
कोरस्पोंडिंग साइड्स कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी एरिया की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो बस यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू आपके पास है कितना है 10/9 है, तो 10/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100/81, तो 100 रेशो 81, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक निश्चित राशि है वो 2 वर्षों में 1750 हो जाती है और 4 वर्षों में वो 3250 हो जाती है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको पर एनम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, प्रिंसिपल चाहिए आपको, 2 चीज़ें चाहिए तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकल सकता है। अब ध्यान से देखो 2 वर्षों के बाद जो राशि बनी है वो कितनी बनी है 1750, और 4 वर्षों में कितनी होगी वो 3250। इसका मतलब 2 सालों में जो इंटरेस्ट लगा होगा वो कितना लगा होगा, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ मैं इन 2 ईयर्स। तो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, क्योंकि 1750 से राशि कितनी होगी 3250, तो 2 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा वो 3250 माइनस 1750, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, तो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1500 रुपये। अब क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल जो है वो सेम ही रहता है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का अगर 1500 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 750 रुपये। 1500/2 कितना हो जाएगा 750 रुपये। तो ये एक बात होगी, सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का आपके पास आ गया 750 रुपये। आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 2 सालों में राशि कितनी हो जा रही है 1750, तो 2 सालों में इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1500 रुपये, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो 2 सालों में राशि कितनी हो जा रही है 1750, तो अमाउंट तो 1750 आएगा, और 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1500, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से 250 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालना है आपको, वो भी निकल गया। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 750 डिवाइड बाय प्रिंसिपल आ गया आपका 250 और गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 25 या 75, और 100 को 3 से करोगे 300%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 300%। ऑप्शन सी जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 टैप्स हैं, एक जो है वो खाली टैंक को 3 घंटे में भर सकती है और दूसरी खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकती है। एक तीसरी टैप है जो कि भरे हुए टैंक को 72 आवर्स में खाली कर सकती है। तो आपको बताना है कि अगर तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो टैंक का 3/4 पार्ट जो है वो कितनी देर में भर जाएगा। तो 3 पाइप्स की यहाँ पे बात की है। पहली पाइप को हम ए मान लेते हैं, तो ए पाइप जो है वो टैंक को 3 घंटे में भर रही है। दूसरी पाइप को बी मान लेते हैं, ये टैंक को 18 आवर्स में भर रही है। और तीसरी पाइप हमने सी मान ली, ये टैंक को 72 आवर्स में खाली कर रही है। तो खाली कर रही है इसलिए इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। यहाँ से टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम करेंगे हम 3, 18 और 72 का। तो 3, 18 और 72 का एलसीएम 72 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। इसका मतलब क्या है कि टैंक को पूरा भरने के लिए 72 वर्क करना पड़ेगा। ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि टैंक को पूरा भरने के लिए टैंक के 72 पार्ट्स हमें भरना पड़ेंगे। अभी हमें तीनों पाइप्स की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक वर्क का फॉर्मूला आता है हमारे पास एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन टाइम आएगा, अगर हमें टाइम निकालना हो तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी हमें क्या निकालनी है, तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना आपके पास 72। अगर हमें पाइप ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम भी पाइप ए का ही लेना पड़ेगा। तो 72/3, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24। तो
24 एफिशिएंसी आने का मतलब क्या है कि पाइप ए जो है 1 घंटे में टैंक के 24 पार्ट्स भर सकती है, ठीक है ना। पाइप बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 72/18 4 एफिशिएंसी आ जाएगी पाइप बी की, और पाइप सी की एफिशिएंसी माइनस में आएगी 72/72, तो माइनस का 1। ये पाइप सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कि पाइप सी जो है वो 1 घंटे में टैंक का एक पार्ट खाली कर सकती है, ठीक है। अगर हमें इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करनी हो तो कितनी आ जाएगी, 24 + 4 28, 28 - 1 27, तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 27। इन तीनों की एफिशिएंसी हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि अगर हम तीनों पाइप्स को ओपन कर दें तो टैंक का 3/4 पार्ट जो है वो कितनी देर में भरेगा। अब देखो हमें टैंक का 100% भाग भरना है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया आपको यहाँ से, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब तीनों पाइप्स ओपन है तो टैंक को भरने के लिए उनको कितना काम करना पड़ेगा, 72, तो वर्क आ जाएगा यहाँ पे 72 अपॉन एफिशिएंसी, इन तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी तो कितनी है 27, तो 72/27 ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तीनों पाइप्स को टैंक को पूरा भरना है, 100% भरना है, तो टाइम कितना लगेगा 72/27, पर हमें बोला है कि टैंक को पूरा नहीं भरना है, टैंक का 3/4 पार्ट्स ही भरना है। तो 3/4 पार्ट्स का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट हो गया, 3/4 कितने परसेंट हो जाता है, 75% तो होता है ना, तो हमें 75% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 100% की वैल्यू आ गई है तो आप 75% की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 72/27 × 100, ठीक है। और आगे आप 75% की वैल्यू निकाल लो, तो 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये आ जाएगी 72/27 × 100 और इंटू 75, ठीक है। बस काट लो, ये 25 चौका 100 आ गया और 25 दिया 75 आ गया, 3 से ये 27 कटेगा 9 बार में, 9 से 72 कटेगा 8 बार में, और ये 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो टैंक का अगर 75% पार्ट हमें भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही आएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है, डाटा आपको दिया हुआ है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डाटा हमें दिया है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, बढ़ते क्रम में इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, क्या है 11 है, उसके बाद उससे बड़ा 12 है, उसके बाद 15 आ जाएगा, उसके बाद 34 आ जाएगा, 34 के बाद 42 आ जाएगा, 42 के बाद 58, उसके बाद 62 आ जाएगा, उसके बाद 75, उसके बाद कितना आ जाएगा 83, उसके बाद 87 आ जाएगा और लास्ट में 98 आ जाएगा। तो डाटा को हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो बस आप मीडियन जो है वो निकाल सकते हो। मिडल वाली टर्म्स देख लो, टोटल टर्म्स देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म है टोटल। तो मिडल वाली टर्म्स देख लो, वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो 5 टर्म्स आप लेफ्ट साइड से छोड़ दो, 5 आप राइट साइड से छोड़ दो, मिडल में जो टर्म बचेगी वही आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल मेथड यही है। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपने 5 टर्म्स लेफ्ट साइड से छोड़ दी, 1 2 3 4 5 आपने राइट साइड से छोड़ दी, बीच में बचा आपके पास 58, यही क्या होगा आपका मीडियन, ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 8 नंबर्स का एवरेज जो है वो 14 है और इनमें से 5 नंबर्स का एवरेज 14 है, तो आपको बचे हुए 3 नंबर्स का एवरेज बताना है। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमें सम निकालना हो तो क्या बन जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो 8 नंबर्स का एवरेज कितना है 14। तो अगर हमें सम निकालना है, सम को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ, तो आप अगर आपको 8 नंबर्स का सम निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, उनकी एवरेज आ जाएगी इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, 8 तो है ही है, तो 14 × 8 कितना आ जाएगा 112।
अब आपको बोला है कि इनमें से 5 टर्म्स का जो एवरेज है वो भी 14 है। तो अगर हमें उन 5 टर्म्स का सम निकालना हो तो सम ऑफ 5 टर्म्स तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एवरेज आपकी 14 है और टर्म्स आपकी 5 हैं, तो सम कितना बन जाएगा 14 इंटू 5 70। तो 8 टर्म का सम आ गया आपके पास 112, उनमें से 5 नंबर का सम आ गया आपके पास 70। तो बची हुई जो 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना आएगा, बची हुई 3 टर्म्स का सम कितना आएगा 112 माइनस 70। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 42। ठीक है, तो ये बची हुई 3 नंबर्स का सम आ गया। तो अभी आप बची हुई 3 नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, ये 3 नंबर्स का सम आ गया 42 और 3 टर्म्स तो हैं ही आपके पास, तो कितना आ गया उनका एवरेज 14। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 3%, 27% और 23% का, तो इन तीनों की बजाय एक सिंगल डिस्काउंट जो है वो किसके इक्वल होगा। तो अगर हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, 100 माइनस ब्रैकेट में 100 माइनस पहला वाला डिस्काउंट, तो 100 माइनस 3 करोगे तो 97 आएगा अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड वाला डिस्काउंट, तो 100 माइनस 27 आएगा तो 73 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 100 माइनस तीसरे वाला डिस्काउंट, तो 100 माइनस 23 77 आएगा अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बनता है अगर अलग अलग डिस्काउंट्स के लिए आपको एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो। तो अब देखो यहाँ से 100 से 100 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि आपका 100 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 97 इंटू 73 इंटू 77। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे एक के साथ। ठीक है, डेसिमल में चेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 54.52। ठीक है ना, तो 100 में से 54.52 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 45.48। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।